तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन का इफेक्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैसे दिखेगा। तो आप नोट करो, इफेक्ट ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, इफेक्ट ऑफ algebraic operations performed, effect of algebraic operations performed on equilibrium constant of a reaction, on equilibrium constant of a reaction, effect of algebraic operations performed on equilibrium constant of a reaction। तो इसमें दो तीन केसेस हैं। पहले फर्स्ट केस या फर्स्ट पॉइंट नोट करो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, if direction of a reversible reaction, if direction of a reversible reaction is reversed, if direction of a reversible reaction is reversed, मतलब अगर आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना देते हो और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना देते हो, तो लिखो if direction of a reversible reaction is reversed, then the equilibrium constant, then the equilibrium constant of the new reaction, then the equilibrium constant of new reaction, then the equilibrium constant of new reaction is reciprocal, is reciprocal of equilibrium constant of old reaction, reciprocal of equilibrium constant of old reaction। ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हम इस रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने Kc से रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन ये होगी, ये रिवर्स रिएक्शन है। तो बात आती है रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लो Kc प्राइम है, तो Kc प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc, Kc प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप इसको देख भी सकते हो कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया है। अब जैसे देखो यहाँ पे Kc का एक्सप्रेशन अगर आप लिखोगे तो Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kc का एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, ये होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देखो तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन का क्या है, रिवर्स है, रेसिप्रोकल। ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया वाला होगा वो ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स करते हो तो जो नई रिएक्शन आपको मिलेगी इस तरीके से, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा। दूसरा पॉइंट लिखो,
सेकंड पॉइंट लिखो, इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, if a reversible reaction, if a reversible reaction is multiplied by, if a reversible reaction is multiplied by a certain scalar quantity, a certain scalar quantity मतलब number, if a reversible reaction is multiplied by a certain scalar quantity, that is a certain number, that is a certain number, then the equilibrium constant, then the equilibrium constant, then the equilibrium constant of new reaction obtained, then the equilibrium constant of new reaction obtained, then the equilibrium constant of new reaction obtained is equal to equilibrium constant of old reaction, is equal to equilibrium constant of old reaction, is equal to the equilibrium constant of old reaction raised to a power, raised to a power, raised to a power equal to, raised to a power equal to that number, raised to a power equal to that number, raised to a power equal to that number. ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हमने मान लो इस रिएक्शन को कंसिडर किया है 2A converted into B plus 3C, 2A converted into B plus 3C. मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1. अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को एक स्केलर क्वांटिटी n से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी रिएक्शन को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब देखो n से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 2Na gets converted into NB plus 3NC. अब एज्यूम करते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है. ठीक है, एज्यूम करते हैं कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है. ठीक है, तो अब एक बार हम K1 का एक्सप्रेशन लिखते हैं और एक बार K2 का एक्सप्रेशन लिखते हैं. एक बार K1 का एक्सप्रेशन लिखते हैं और एक बार K2 का एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो पहले जरा K1 का एक्सप्रेशन देखो. तो K1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C का क्यूब अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर. ये होगा K1 का एक्सप्रेशन. अब जरा देखो, अगर K2 का एक्सप्रेशन को कंसीडर करें तो K2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर 3n अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2n. ये लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C का क्यूब डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर होल टू द पावर, होल टू द पावर n. ये लिख सकते हैं.
इसको, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है, ये क्वांटिटी क्या है? K1 है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू K1 टू द पावर n। K1 टू द पावर n। तो आप देख रहे हो K2 जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द पावर n के बराबर है। n क्या है? n वो नंबर है जिस नंबर से हमने पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। इनफैक्ट जो इससे पहले वाला केस है बेटा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखवाया हुआ है, वो स्टेटमेंट भी इसी के बेसिस पे डिराइव्ड है। वहां पे हमने क्या बोला कि अगर हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स करते, तो डायरेक्शन को रिवर्स करने का मतलब क्या है? हम उस रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, मतलब उसके प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना रहे हैं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक तरीके से हमने उस रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर जो नई रिएक्शन मिलेगी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द पावर -1 के बराबर होगा। तो पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द पावर -1 के बराबर है। इसका मतलब कि पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है। समझ में आया कि नहीं? तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आप इस सेकंड स्टेटमेंट के बेसिस पे डिराइव कर सकते हो। तो अब पहले तो मुझे बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी से, यानी कि एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नई रिएक्शन हमें मिलेगी, उस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द पावर दैट स्केलर क्वांटिटी के इक्वल होगा, टू द पावर दैट नंबर होना चाहिए जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप तीसरा स्टेटमेंट लिखो, थर्ड स्टेटमेंट लिखो, if two or more if two or more reversible reaction if two or more reversible reaction if two or more reversible reaction are added to give if two or more reversible reaction are added to give if two or more reversible reaction are added to give another reversible reaction another reversible reaction if two or more reversible reaction are added to give another reversible reaction, then the equilibrium constant then the equilibrium constant then the equilibrium constant of net reversible reaction then the equilibrium constant of net reversible reaction obtained then the equilibrium constant of net reversible reaction obtained then the equilibrium constant of net reversible reaction obtained then the equilibrium constant of net reversible reaction obtained is equal to the product of is equal to the product of equilibrium constants is equal to the product of equilibrium constants is equal to the product of equilibrium constants of the reversible steps of the reversible steps added of the reversible steps added। अब यहां पे आप एक बात समझ लेना कि सब्ट्रैक्शन भी एक टाइप का एडिशन होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन भी टाइप ऑफ एडिशन है।
अब जैसे देखो, अगर हमारे पास पूरा स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करूं, चलो मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने ये बोला है बेटा, मुझे पूरा ही स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, ठीक है? चलो मैं रिपीट कर देता हूं। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। ओके ओके। देखो जरा, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, हाफ ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाफ बी। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, ठीक है? देन 2C गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2B। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। टू सी gets converted into 2B, equilibrium constant K2. And C converted into D, equilibrium constant K3, equilibrium constant K3। अब हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। A कन्वर्टेड इनटू D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन करना है इन तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हुए। अब देखो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। यहां पे ये 3 स्टेप्स हैं। हाफ ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाफ बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका है K1। 2C गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। और C गेट्स कन्वर्टेड इनटू D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। ये 3 स्टेप है, इनके बेसिस पे हमें इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से स्टेप पे हम क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिससे कि हमें ये वाली रिएक्शन मिल जाए। तो देखो, फाइनल रिएक्शन में ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। फाइनल रिएक्शन में ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और ए रिएक्टेंट साइड में है। फर्स्ट रिएक्शन में ए रिएक्टेंट साइड में है, लेकिन ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हाफ। तो हमें ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पे क्या लाना है? 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रिएक्शन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि डायरेक्शन हमें सेम रखनी है इसलिए प्लस करेंगे, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रिएक्शन को और उसको ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्शन हमें सेम चाहिए। अच्छा, अब जरा देखो, तो ऐसी सिचुएशन में B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 हो जाएगा, ठीक है? B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। और आप देख रहे हो फाइनल रिएक्शन में B नहीं है, फाइनल रिएक्शन में B नहीं है, इसका मतलब B को हमें हटाना है। अभी B प्रोडक्ट साइड में है, तो हमें एक ऐसी रिएक्शन को यूज करना पड़ेगा जिसमें B रिएक्टेंट साइड में हो, जिससे ऐड करने पे उनको B कैंसिल हो जाए। तो यहां पे B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। और जरा दूसरी रिएक्शन को देखो तो इसमें B इन्वॉल्व है और B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2। और हमें B को हटाना है, तो B को हटाना है, इसका मतलब B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो पहला काम कि हमें सेकेंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से।
जिससे बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 आ जाए। और दूसरी बात, यहां पे बी प्रोडक्ट साइड में है, तो सेकेंड रिएक्शन में बी को आपको रिएक्टेंट साइड में लाना पड़ेगा, जिससे कि ऐड करने पे बी कैंसिल हो जाए। तो रिएक्टेंट साइड में लाना है मतलब इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है। डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब है कि माइनस, तो सेकेंड स्टेप को हमें माइनस करना है। ठीक है, तो एक तरीके से सेकेंड स्टेप को -12 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट स्टेप को +2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखो, अगर आपने ये कर दिया तो बी तो कैंसिल हो गया, और सी कहां आ गया? प्रोडक्ट साइड में, और सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। सी चला गया प्रोडक्ट साइड में, और सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। ठीक, आप देख रहे हो फाइनल रिएक्शन में सी भी नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको सी को भी कैंसिल करना है, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में सी नहीं चाहिए, इसलिए सी को कैंसिल करना पड़ेगा। अभी सी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के साथ प्रोडक्ट साइड में है। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में है, तो अगर आप देखो थर्ड रिएक्शन में सी रिएक्टेंट साइड में है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो अगर आप अब ऐड करोगे तो ये सी जो है कैंसिल हो जाएगा और आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब थर्ड रिएक्शन को आपको एज इट इज कंसीडर करना है, मतलब इसको प्लस करना है, या एक तरीके से +1 से मल्टीप्लाई करना है, +1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखो बेटा, अब आप ये बोल सकते हो कि भाई ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन गया? K1²। ठीक है, माइनस आपसे मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया? K2 टू द पावर -12। और थर्ड रिएक्शन में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही बना रहेगा। और ये करने के बाद हमने क्या किया? तीनों स्टेप को ऐड कर दिया। अगर तीनों स्टेप को ऐड कर दिया तो हमें तीनों स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक, तो तीनों स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट यानी कि ये क्या जाएगा बेटा? K1² इंटू K2 टू द पावर -12 इंटू K3। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, K1² इंटू K3 अपॉन अंडर रूट ऑफ K2, ये आ जाएगा K। K is equal to K1² into K3 upon under root of K2। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ऐसा एक्सप्रेशन जो है आपसे पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज K1 K2 K3 के टर्म्स में गिवन होंगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन होगी, और आपको फाइनल स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे ये एक्सप्रेशन, या कई बार क्या होता है कि इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज आपको दे देंगे और फिर फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू आपसे डिटरमाइन करने के लिए बोलेंगे। तो आप मुझे बताओ बेटा, ये तीनों रूल जो है वो समझ में आ गए? चलो फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। लिखो, फॉर रिएक्शन half O2 plus half N2, half O2 plus half N2, half O2 plus half N2 gives NO। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp गिवन है 6.82 into 10 to the power -16। 6.82 into 10 to the power -16। आगे लिखो, व्हाट इज Kp?
what is kp, what is kp for, what is kp for 2NO gives O2 plus N2। इसका kp आपको निकालना है। आप एक तरीके से इसको kp1 बोलो और इसको kp2 बोलो, kp2 आपको निकालना है। kp is equal to 2.5 into 10 to the power 30, 2.15 into 10 for 30। हाँ सही है। 2.04 into 10 power 30 सही है, चलेगा। 2.15 into 10 power 30 सही है। तो देखो एक तरीके से हमें करना क्या है, हमें इस रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स करना है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है O2 का 1 लाना है। तो एक पहले तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो kp2 इज इक्वल टू 1 अपॉन kp1 स्क्वायर। kp2 इज इक्वल टू 1 अपॉन kp1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 अपॉन 6.82 इंटू 10 टू द पावर -16 का स्क्वायर। टू 2.15 इंटू 10 टू द पावर 30। एक और क्वेश्चन लिखो। अरे माइनस इसलिए किया क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स करनी है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड देखो इसमें प्रोडक्ट साइड में है और इस रिएक्शन में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड को रिएक्टेंट साइड में लाना है। समझ में आया कि नहीं? अरे क्या बोल रहा है भाई? पहले देखो, सबसे पहले देखो क्या हुआ। यहां पे जो NO है, आप देख रहे हो इस रिएक्शन में NO कहां है, प्रोडक्ट साइड में। और जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है उसमें NO कहां है, रिएक्टेंट साइड में। तो डायरेक्शन तो रिवर्स करनी ही पड़ेगी आपको। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, जबकि रिक्वायर्ड रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 चाहिए। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 चाहिए, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले फर्स्ट रिएक्शन को।
और फिर उसको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में लाना है, इसलिए डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हमने ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक तरीके से इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए, और फिर सेम साइड में लाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ये लिखो एक और क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the following reactions, the equilibrium constant for the following reactions have been measured at 823 Kelvin, at 823 Kelvin, have been measured at 823 Kelvin. ये रिएक्शंस हैं बेटा, कोबाल्ट ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोबाल्ट सॉलिड प्लस वाटर वेपर। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 67। दूसरी रिएक्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोबाल्ट सॉलिड प्लस CO2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 490। आगे लिखो, फ्रॉम दीज डेटा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। फ्रॉम दीज डेटा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन गिवन है CO2 plus H2 gives CO plus H2O। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है एट 823 केल्विन। .136 सही है। तो आप यहां पे देखो, जो फाइनल रिएक्शन है उसमें CO2 रिएक्टेंट साइड में है
और सेकेंड रिएक्शन में CO2 प्रोडक्ट साइड में है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम बना हुआ है, तो इसका मतलब सेकेंड रिएक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है, फर्स्ट रिएक्शन में, या रिएक्टेंट साइड में, तो इसको आपको प्लस करना होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू सेम है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 टू द पावर -1, यानी कि K1 बाई K2। K इज इक्वल टू K1 बाई K2, तो ये आ जाएगा 67/490। तो ये 0.137 अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, 0.137। एक क्वेश्चन और लिखो, कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शंस, consider the reactions अब देखो क्या क्या रिएक्शंस गिवन है। 2CO प्लस 2H2O gives 2CO2 प्लस 2H2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता रहा है K1 है। दूसरी रिएक्शन है मीथेन प्लस H2O, मीथेन प्लस H2O gives कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 हाइड्रोजन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। और तीसरी रिएक्शन है मीथेन प्लस 2 वाटर वेपर gets converted into CO2 प्लस 4 हाइड्रोजन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। K3 is equal to K1 by K2, K3 is equal to K1 square upon K2 square, K3 is equal to K1 into K2, and D option K3 is equal to under root K1 into K2। K3 is equal to root K1 into K2। सही आंसर है।
एक तरीके से आपको थर्ड रिएक्शन निकालनी है फर्स्ट टू रिएक्शन के बेसिस पे। तो आप अगर देखो थर्ड रिएक्शन में मेथेन रिएक्टेंट साइड में है और सेकंड रिएक्शन में मेथेन रिएक्टेंट साइड में है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मेथेन का दोनों में सेम है। तो इसका मतलब सेकंड रिएक्शन को आपको एज इट इज लेना है, सेकंड रिएक्शन को एज इट इज लेना है। आप देखो यहाँ पे ये टू वाटर वेपर है, टू वाटर वेपर छोड़ो, CO2 को देखो, इसमें CO2 है प्रोडक्ट साइड में और फर्स्ट रिएक्शन में CO2 है प्रोडक्ट साइड में। बस क्या है, यहाँ पे CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। इसको मतलब फर्स्ट रिएक्शन की डायरेक्शन तो सेम रखनी है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट CO2 का 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस करोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो K3 क्या हो जाएगा, K1 टू द पावर हाफ इंटू K2, K1 टू द पावर हाफ इंटू K2, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप जो है मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशंस को अगर रिवर्सिबल रिएक्शन पे परफॉर्म किया जाता है तो उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आप आंसर कर सकते हो। तो बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया सबको? चलो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे बेसिकली 3 रिएक्शन गिवन थी, ठीक है, 3 रिएक्शन गिवन थी, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 थे और फिर पूछा गया कि इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी। और सारे सारे ऑप्शन में आप देख रहे हो कि K3 को K1 और K2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मतलब एक तरीके से हमें यह पता करना है कि तीसरी रिएक्शन जो है वो पहली दो रिएक्शन से कैसे डिटरमाइन की जाएगी, जो थर्ड रिएक्शन है उसको हम फर्स्ट टू रिएक्शन से कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन को फर्स्ट टू रिएक्शन से डिटरमाइन करना है, तो थर्ड रिएक्शन हमने देखा मेथेन जो है वो रिएक्टेंट साइड में है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के साथ, और सेकंड में आप देख रहे हो मेथेन रिएक्टेंट साइड में है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के साथ। इसका मतलब कि सेकंड रिएक्शन को आपको एज इट इज कंसीडर करना है और प्लस करना है। ठीक, अब उसके बाद हमने देखा कि जो थर्ड रिएक्शन है उसमें CO2 प्रोडक्ट साइड में है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के साथ, और फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा CO2 प्रोडक्ट साइड में ही है बट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 के साथ। तो हमें इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 लाना है, तो 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हाफ से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया और सेकंड को एज इट इज प्लस कर दिया। तो एक तरीके से पहले वाले को हाफ से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को एज इट इज, दोनों को ऐड कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पहले के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द पावर हाफ इनटू दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ K1 इंटू K2। अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करण क्या जानना चाहते हो बेटा?
तुम लोग ना इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट को जो है वो टाइप करते हो, इससे बढ़िया नहीं है कि माइक को अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चन पूछ लो। रिएक्शन के सब्ट्रैक्शन, अच्छा सब्ट्रैक्शन में तुम्हें प्रॉब्लम है? भाई देखो, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप, अब बता देता हूं, देखो जैसे मान लो एक रिएक्शन है, ए कन्वर्टेड इनटू बी, ठीक है, या ए कन्वर्टेड इनटू 2b, ये रिएक्शन है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पूरी रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने के लिया हुआ है। अब जरा देखो, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -a कन्वर्टेड इनटू -2b, -a कन्वर्टेड इनटू -2b, ठीक है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप देखोगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो k प्राइम है, तो k प्राइम इज इक्वल टू k टू द पावर -1 होना चाहिए, जो सेकंड रूल मैंने बताया हुआ उसके अकॉर्डिंग। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग k प्राइम इज इक्वल टू k टू द पावर -1 होना चाहिए। अब आप देखो, ये नेगेटिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेंशन किया गया है, तो नेगेटिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ इनको लिखने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। हमेशा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ लिखे जाते हैं। तो एक तरीके से -a रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू -2b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2b रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू a, ठीक। जब हम इसको इधर ले आएंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2b रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू a, बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, k प्राइम इज इक्वल टू 1/k। आप चाहो तो दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है उसको लिख करके भी देख सकते हो। अगर आप ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हो, पहली वाली रिएक्शन जो हमने लिखा हुआ है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होना चाहिए। और ये जो रिएक्शन हमने अभी निकाला है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर आप निकालो तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/k। अभी कुछ समझ में आया या नहीं करण? सब्ट्रैक्ट करने का मतलब एक तरीके से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जो हमें यहाँ से ए को निकालना हो तो फिर दूसरी रिएक्शन में ए प्रोडक्ट साइड ही रखना चाहिए। तो इतनी सिंपल बात जो है ना, इतना टाइम खराब करके जो पूछ रहा है, तो माइक वाला ऑप्शन यूज कर सकता था। हमेशा यही करना होता है भाई। जैसे मान लो एक कंपोनेंट को आपको हटाना है और वो कंपोनेंट आपने प्रोडक्ट साइड में उसको देखा, तो इसका मतलब कि उसको किसी ऐसी रिएक्शन से ऐड करना पड़ेगा उस रिएक्शन को जिसमें वही कंपोनेंट रिएक्टेंट साइड में। अगर पहली रिएक्शन में वो कंपोनेंट प्रोडक्ट साइड में है जिसको आपको हटाना है, तो उसको किसी दूसरी रिएक्शन से ऐड करना पड़ेगा जिसमें वो कंपोनेंट रिएक्टेंट साइड में हो, या इसका उल्टा, अगर रिएक्टेंट साइड में है तो दूसरी रिएक्शन में वो प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। अब समझ में आया या नहीं?
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो पहले आप इसकी डिफिनीशन लिखो, लिखो फ्रैक्शन ऑफ a particular reactant, fraction of a particular reactant, fraction of a particular reactant which is converted into product, which is converted into product at equilibrium. Fraction of a particular reactant which is converted into product at equilibrium is called degree of dissociation, is called degree of dissociation. आगे लिखो, it is represented by alpha, it is represented by alpha, it is represented by alpha, and its value, and its value, it is represented by alpha and its value lie in the range of, and its value lie in the range of 0 to 1. जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 1 का मतलब हो गया 100% कन्वर्जन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और 0 का मतलब 100% इनर्ट, 100% इनर्ट कंपोनेंट। तो ये भी अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो रिएक्टेंट जो है 100% कन्वर्जन में, मतलब जो उसका कुछ भी अमाउंट कन्वर्जन में पार्टिसिपेट न करे। तो ये दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो 0 और 1 के बीच में हमेशा ये वैल्यू लाई करती है। 0 भी नहीं हो सकती, 0 का मतलब कि वो कंपोनेंट इनर्ट होगा, और 1 का मतलब 100% कन्वर्जन, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू है वो हमेशा इसी रेंज में लाई करेगी। और यहां पे आप देख रहे हो कि न तो लोअर वैल्यू के साथ इक्वालिटी है, ना अपर वैल्यू के साथ इक्वालिटी। 0 ये तब होगा जब कंपोनेंट इनर्ट होगा, जब रिएक्टेंट इनर्ट होगा, व्हेन रिएक्टेंट इज केमिकली इनर्ट। तो जब वो केमिकली इनर्ट है तो फिर उसको रिएक्टेंट बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और 1 कब होगा? when reactant goes to, when reactant goes to 100% conversion, 100% conversion, when reactant goes to 100% conversion, it means reaction is completely irreversible, जो कि मैंने बोला था कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अल्फा वैल्यू हमेशा इसके बीच में ही रहेगी। अब देखो, अल्फा को
कैसे फॉर्मुलाइज करते हैं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू अमाउंट of reactant convert amount of reactant converted into product, amount of reactant converted into product divided by amount of reactant converted into product divided by total amount of reactant, total amount of reactant taken initially, taken initially. ये होता है अल्फा. Degree of dissociation alpha is equal to amount of reactant converted into product upon total amount of reactant taken initially. ठीक है? तो अब जैसे देखो, अगर हमने एक रिएक्शन को कंसीडर किया, मान लो ये रिएक्शन है A converted into NB, A converted into NB, ये रिएक्शन हमने कंसीडर किया है. T is equal to 0 पे, T is equal to 0 पे अगर मान लो हमने इसका A मोल लिया हुआ है, A मोल लिया हुआ है और इसका है 0, इक्विलिब्रियम पे एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम मान लो इसका X कंज्यूम हो गया, A का X मोल कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? A माइनस X. तो B का कितना प्रोड्यूस होगा? NX प्रोड्यूस होगा. B का कितना प्रोड्यूस होगा? NX प्रोड्यूस होगा. ठीक है? तो अब हम यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हैं इस रिएक्शन के लिए. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू, अब जरा इस फॉर्मूला को देखो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है यहां पे A और उसका कितना अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है? X. A का कितना अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है? X. तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट X अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली. तो टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली क्या है? A. तो ये आ गया X बाई A. अल्फा इज इक्वल टू X बाई A, यानी कि हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू A अल्फा. X इज इक्वल टू A अल्फा. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट A है उसका इक्विलिब्रियम पे कितना अमाउंट बचेगा? A माइनस A अल्फा. A माइनस A अल्फा. ये मीन्स आप इसको लिख सकते हो A इंटू 1 माइनस अल्फा, A इंटू 1 माइनस अल्फा. और B का कितना अमाउंट होगा? B का अमाउंट होगा Na अल्फा, Na अल्फा. तो कई बार क्या होता है कि आपसे बोलेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करो.
रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है। अब हम k का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो देखो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a। k is equal to concentration of b to the power n upon concentration of a। तो अब ये वैल्यू को पुट करते, तो कंसंट्रेशन ऑफ b यहां पे क्या है, एन ए अल्फा। तो एन ए अल्फा टू द पावर n अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस अल्फा, a इंटू 1 माइनस अल्फा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते, तो आप इसको लिख सकते हो, ये आ जाएगा देखो a टू द पावर n अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई n टू द पावर n अल्फा टू द पावर n, या आप इसको लिखो n अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा बेटा a टू द पावर n माइनस 1 इंटू n अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ऐसे कोई भी रिएक्शन अगर गिवन हो तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ अल्फा आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, उसका मैंने पूरा मेथड बताया हुआ है यहाँ पे। इसको आप फॉर्मूला मत समझना कि बस यही फॉर्मूला यूज करके आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ये ऐसा रिजल्ट आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की एनालिसिस समझ में आ गई बेटा? अब देखो बात आती है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं। ठीक है, तो लिखो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ experimental methods for determination of degree of dissociation। experimental methods for determination of degree of dissociation। अच्छा बेटा, मंडे को क्लास नहीं हुई थी और मैंने बोला था कि मंडे की क्लास की जगह पे मैं एक कंपनसेटरी क्लास लूंगा सैटरडे को, याद है ना सबको? कल की क्लास तो भी ऑनलाइन रख लें। कितने बजे होती है फिजिक्स की क्लास? 3:30 to 5:30। तो अगर मैं 6 to 7:30 क्लास रखूं तो कोई प्रॉब्लम?
नहीं नहीं, सुबह नहीं, सुबह उठने में डर लगता है भाई, ठंड बहुत ज्यादा है। इवनिंग में रख ले, इवनिंग में। फिजिक्स की क्लास, एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, तुम लोगों ने स्पीड पकड़ रखी है, पता ही नहीं चल रहा है। फिजिक्स की क्लास है 6 से 7:30। अच्छा, हाँ ये सही है भाई। लो, इन्होंने तो ये ऑप्शन भी खत्म कर दिया। मैथ्स एक्स्ट्रा क्लास है 7 से 8:30। चलो कोई बात नहीं, नहीं रखते क्लास। अब ठीक है। ओके। अच्छा, 8 to 9:30 का ऑप्शन है अभी। संडे को रख सकते हैं क्या? संडे रख सकते हैं? संडे को भी है? चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, नहीं होगी क्लास। अच्छा, एक बात मुझे आप लोगों से और करनी है। बेसिकली मैं ये चाहता हूं, 9 to 10:30 मॉर्निंग बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी बेटा, +2 बैच की क्लास है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेसिकली उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो जिन्होंने केवीपीवाई बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास नहीं लगाई है। तो मैं ये चाहता हूं बेटा कि जैसे अभी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, और फिजिकल केमिस्ट्री में अभी एक चैप्टर आपका और रहता है आयनिक इक्विलिब्रियम। वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो पूरा एक ही चैप्टर है इक्विलिब्रियम, बट इक्विलिब्रियम के दो पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मुझे जो लगता है कि आपका पूरा दिसंबर मंथ जो है वो इक्विलिब्रियम को फिनिश करने में चला जाएगा। ठीक है, इस मंथ में इक्विलिब्रियम ही कंप्लीट हो पाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो पाएगा तो फिर आप ये समझ लो कि अभी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन रहता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डिस्कशन रहता है, +1 वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जो इस साल की सिचुएशन है उसमें अगर एक आध चैप्टर छूट भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोकार्बन छूट जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम लोग +2 में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट जो है, जो +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन है, आइसोमेरिज्म का डिस्कशन है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर जो है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकबोन माने जाते हैं, ये 3 चैप्टर जो है आपके 11th में ही कंप्लीट हो जाए। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केबीपीवाई बैच में तो अभी इस समय जो है आइसोमेरिज्म चल रहा है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने अभी जो है, मतलब अभी आप लोगों को नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म दोनों जो है अभी आपको करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि हर वीक, ठीक है, पर वीक मैं 2 लेक्चर जो है आपको शेयर करूं,
नॉमेनक्लेचर के, जिससे कि ये आपका इधर जो है इक्विलिब्रियम जो है फिनिश हो, और इक्विलिब्रियम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर तक मैं चाहता हूं कि 2 से 3 लेक्चर जो है आप पर वीक जो है फिनिश करो, जिससे इधर जो है इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो और इक्विलिब्रियम के साथ साथ आपका साइड बाय साइड नॉमेनक्लेचर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के साथ आपका नॉमेनक्लेचर फिनिश हो जाए। तो बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने केबीपीवाई बैच में नॉमेनक्लेचर की क्लास नहीं लगाई हुई है, मैं उनके लिए वो नॉमेनक्लेचर के लेक्चर्स जो है वो शेयर करूंगा, और मैं इसी वीक से इस काम को शुरू करना चाहता हूं, सैटरडे संडे। ठीक है, मैं दोनों दिन जो है एक एक लेक्चर जो है वो नॉमेनक्लेचर का शेयर करूंगा, और आप उन लेक्चर्स को देखो और देख करके पूरा अच्छे से उसका नोट्स बनाओ। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे बताओगे, और मैं ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए अगर मुझे एक छोटी क्लास भी प्लान करनी पड़ती है, आधे घंटे की क्लास की अगर जरूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो मैं जो है उसको क्लास लेकर के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपका दोनों काम, इधर फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा होगा और साइड बाय साइड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मैनेज करते जाओगे। तो बेटा ये बात जो है आप सभी को समझ में आ रही है? इसको आप फॉलो करोगे या नहीं? तो मैं आज ही आपको नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 1 शेयर करूंगा, ठीक है, और आप उसको कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी उसमें दिक्कत आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हम लोग कल जो है एक एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर लेंगे। हाँ, जो केबीपीवाई बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आइसोमेरिज्म कंटिन्यू रहेगा। ठीक है बेटा, तो आज मैं क्लास के बाद एक लेक्चर जो है शेयर करूंगा नॉमेनक्लेचर का, आपको उस पूरा लेक्चर को देखना है, देख करके उसका पूरा सिस्टमेटिकली नोट्स बनाना है, और जो भी बात आपको नहीं समझ में आती है आप कल जो है वो कल मॉर्निंग में 10:30 तक, ध्यान से सुन लो, कल मॉर्निंग में 10:30 तक आपको बता देना है कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया। फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी क्लास जो है वो प्लान करूंगा, और उसी तरीके से कल भी मैं लेक्चर शेयर करूंगा, उसको आपको कल देखना है, और परसों सेम काम आपको करना है, मॉर्निंग में 10:30 तक जो है आपको उसके लिए आपको बता देना है कि क्या कॉन्सेप्ट है मुझे एक्सप्लेन करना है। ओके बेटा, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन करने के लिए 2 मेथड हम यूज करते हैं। आप नोट करो, following two methods are used for this purpose. Following two methods are used for this purpose. Following two methods are used for this purpose. Number 1, vapor density measurement method. Vapor density measurement method. वेपर डेंसिटी मेजरमेंट मेथड। तो मैं आपको बता दूं पहले वेपर डेंसिटी है क्या। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको वेपर डेंसिटी के बारे में काफी कुछ बताया था, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर की क्लास नहीं लगाई है उनके लिए। वेपर डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ गैस
अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जिस प्रेशर और टेम्परेचर पे हमने गैस की डेंसिटी को मेजर किया है, उसी प्रेशर और टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की डेंसिटी को भी अगर हम मेजर करते हैं, तो उन दोनों डेंसिटीज का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को वेपर डेंसिटी बोलेंगे। तो वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to density of hydrogen, where both densities are measured at same pressure and temperature. और फिर इसी के बेसिस पे ये आ जाता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 होता है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाय 2, ये रिजल्ट आता है। Vapor density is equal to molecular mass of gas divided by 2. ठीक है, अब जरा देखो, हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। मान लो ये रिएक्शन है A, जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू NB। बी भी यहां पे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब रिएक्शन गैसियस फेज में प्रोसीड कर रही है। ये रिएक्शन गैसियस फेज में प्रोसीड कर रही है, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे अगर A का हमने स्मॉल a मोल को कंसीडर किया है और B का अमाउंट नहीं है स्टार्टिंग में, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, A का जो मोल बचा हुआ है वो है A इंटू 1 माइनस अल्फा, मतलब A माइनस A अल्फा, और B का जो मोल है इक्विलिब्रियम पे वो है Na अल्फा। B का मोल है Na अल्फा। हमारा एम है अल्फा डिटरमाइन करना, ठीक है, अल्फा को हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। अब यहां पे देखो, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मान लो जो टोटल प्रेशर है वो P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम कैपिटल V है, और वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी को हम कंसीडर कर रहे हैं। ये सब हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है। तो अगर प्रेशर वैल्यू यहां पे स्टार्टिंग में भी P है और रिएक्शन के एंड में यानी कि इक्विलिब्रियम पे भी P है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, ये टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। स्टार्टिंग में भी प्रेशर P है और रिएक्शन के एंड में भी प्रेशर P है। टेम्परेचर अगर हम कंसीडर करें, स्टार्टिंग में भी T है और रिएक्शन के एंड में भी T है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ गैस को कंसीडर करते हैं। मान लो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ गैस V1 है और फाइनली वॉल्यूम ऑफ गैस V2। गैसियस वॉल्यूम इनिशियली V1 है और फाइनली V2 है। अब देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर हमने कंसीडर किया। अगर वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर स्टार्टिंग में कैपिटल D है और इक्विलिब्रियम पे स्मॉल d है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये गैसियस फेज रिएक्शन है। यहां पे रिएक्टेंट का इनिशियली A मोल हमने लिया है, प्रोडक्ट नहीं है, इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मतलब इसका कितना मोल बचा? A माइनस A अल्फा।
तो इसका कितना प्रोड्यूस हुआ, Na अल्फा। ठीक, अब बोल रहा है कि जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उस प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर और टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में इसलिए चेंज आएगा क्योंकि गैसियस मोल चेंज हो रहा है, गैसियस मोल में चेंज की वजह से वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इनिशियली वॉल्यूम V1 है और फाइनली वॉल्यूम V2 है। ठीक, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर हम कंसीडर करते हैं, तो इनिशियल वेपर डेंसिटी अगर कैपिटल डी है और इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी स्मॉल डी है, तो हमें इस वेपर डेंसिटी के को यूज करते हुए अल्फा डिटरमाइन करना है। अब जरा देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, देखो बेटा क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर है P, वॉल्यूम है V1, वॉल्यूम क्या है V1, ठीक है, PV1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल A है स्टार्टिंग में, A R T, टेम्परेचर T है, तो PV1 इज इक्वल टू ART। ये हमने लिखा इक्वेशन 1। अब जरा देखो इक्विलिब्रियम पे क्या सिचुएशन है, प्रेशर P है, वॉल्यूम क्या है V2, PV2 इज इक्वल टू, अब टोटल मोल क्या है बेटा, देखो टोटल मोल क्या है, A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा, लिख लेते हैं A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा, ये टोटल मोल हो गया RT। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज PV2 इज इक्वल टू, A को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा RT। ये हम लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1, टू डिवाइडेड बाई 1, तो क्या मिल जाएगा देखो, PV2 अपॉन PV1, तो P से P कैंसिल हो गया, V2 बाई V1 इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे ART इसमें भी है, ART 1 में भी है, तो ART कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, V2 बाई V1 इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, ये आ गया। ठीक है, अब जरा देखो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट P एंड T, ये है वेपर डेंसिटी। तो आप यहां पे देखो, अगर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो एक स्टैंडर्ड गैस है, अगर स्टैंडर्ड गैस है, प्रेशर और टेम्परेचर आपने फिक्स रखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस। भाई हाइड्रोजन की डेंसिटी कांस्टेंट है, तो गैस की जो वेपर डेंसिटी होगी वो उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस
is directly proportional to density of gas. ठीक, अब जरा यहां पे देखो, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये हम यहां पे एक केमिकल रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, और आपको पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा होल्ड करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा होल्ड करता है, मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्शन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टोटल मास रिएक्शन सिस्टम का कांस्टेंट है, तो जो डेंसिटी होगी गैस की, या गैस या गैसेस मिक्सचर आप बोल सकते हो, जो गैसियस मिक्सचर की डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास यहां पे कांस्टेंट है। तो मास अगर कांस्टेंट है तो डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, एंड डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। साथ में आप लिख सकते हो, सिंस मास ऑफ रिएक्शन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, since mass of reaction system remains constant, since mass of reaction system remains constant, therefore since mass of reaction system remains constant, therefore vapor density is inversely proportional to volume of gas. Vapor density is inversely proportional to volume of gas. गैसियस वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसकी वेपर डेंसिटी उतनी कम होगी। ठीक है बेटा, तो आप देखो, अगर ये आपने निकाला है वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसका मतलब फिर आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे इनिशियल वेपर डेंसिटी कैपिटल डी है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है, तो आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या है इनिशियली, कैपिटल डी, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1, तो कैपिटल डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, एंड इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी स्मॉल d is inversely proportional to V2. Capital D is inversely proportional to V1 and small d is inversely proportional to V2. ठीक है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि V2 by V1 is equal to capital D upon small d. This implies V2 by V1 is equal to capital D upon small d. अब क्या करना है भाई, अब इसको यहां पे पुट कर देना है, यहां पे, तो देखो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अब आपको अल्फा का एक्सप्रेशन निकालना है वेपर डेंसिटी के टर्म्स में। तो देखो अल्फा का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 1 इंटू 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन n माइनस 1। अब यहां से देखो बेटा, यहां से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू स्मॉल d। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वेपर डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा is equal to initial vapor density of gaseous mixture minus vapor density of gaseous mixture at equilibrium divided by n minus 1 into vapor density of gaseous mixture at equilibrium.
ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप ये रिजल्ट भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू molecular mass of gaseous mixture taken initially, molecular mass of gaseous mixture taken initially minus molecular mass of gaseous mixture at equilibrium, molecular mass of gaseous mixture taken initially minus molecular mass of gaseous mixture at equilibrium divided by n minus 1 into molecular mass of gaseous mixture at equilibrium। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाय 2 होता है। तो जहां जहां पे वेपर डेंसिटी है उसी के करस्पॉन्डिंग आप मॉलिक्यूलर मास को भी पुट कर सकते हो। तो ये रिजल्ट आ जाता है। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो मैं उसमें एक जो दूसरा मेथड है वो डिस्कस करूंगा, सेकंड मेथड वेपर डेंसिटी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन करने का, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके बेटा।